पोस्टर्स लगे हुए हैं। यह तुम्हारा कमरा है। हेलेन की आवाज कांप रही है। कमरा छोटा है पर साफ है। टेबल पर फूलों वाला कपड़ा बिछा है। यह घर का सबसे चमकीला कमरा है जो मेरे लिए खाली रखा गया था। मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मेरी माँ ने मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। इस घर ने मेरे लिए जगह हमेशा बचाकर रखी। सालों बाद मुझे लग रहा है कि मैं किसी का अपना हूँ। दोपहर को मैं हेलेन और सोफी के साथ बैठकर खाना खाता हूँ जो मुझे बहुत याद आ रहा था। हेलेन मुझे लगातार देख रही है। उसे आज भी याद है जब मैं पहली बार गायब हुआ था। कैसे दिन रात बस एक डर में गुजर गए थे। वह सांस लेना भी भूल गई थी। शहर के हर कोने में मेरे पोस्टर्स लगाए थे और उस कॉल का इंतजार किया जो कभी नहीं आई। कभी कभी दुकानों के पास से गुजरते हुए उसे लगता था कि मैं वहां खड़ा हूं। सोफी अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखती है और हैरान रह जाती है। फिर वह भी मुस्कुराती है। खाने के बाद सोफी चुपचाप बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है। मैं मदद के लिए उठ जाता हूँ। थैंक यू बड़े भाई। जो बात वह टेबल पर नहीं कह सकी वह अब कह देती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। हैरिंगटन एस्टेट में अपनी बहनों के साथ बैठकर भी मुझे लगता था मैं किसी और दुनिया में हूँ। इस पल मैं खुद से एक वादा करता हूँ। मेरे पास जितना भी वक्त बचा है मैं हेलेन और सोफी को कभी दुख नहीं होने दूंगा। उस रात सोने से पहले हेलेन का एक वॉइस मैसेज आता है। क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आया? कल मैं पसलियाँ स्पेयर रिब्स लाऊंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं मुस्कुराता हूँ और जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही है माँ। माँ शब्द सुनकर हेलेन चुप हो जाती है और फिर रोने लगती है। उसे डर था कि मैं उनकी गरीबी को देखकर बुरा मानूंगा। वह डर अब खत्म हो गया है। अगली सुबह विवियन अपने वक्त पर उठ जाती है। उसके उठते ही पूरा हैरिंगटन एस्टेट जाग जाता है। हर स्टाफ मेंबर का अपना काम और वक्त तय है। 5 मिनट बाद उसका मेकअप आर्टिस्ट दरवाजे पर होता है। मेकअप करवाते हुए वह प्रेस्टन के बारे में सोचती है जो जल्द ही घर आने वाला है। प्रेस्टन के आने से पहले मेरी सारी चीजें यहाँ से हटानी होंगी। वह नहीं चाहती कि प्रेस्टन को कोई परेशानी हो। तभी एक ख्याल उसे रोक देता है, मेरा कमरा कहाँ था? 10 मिनट बाद विवियन बटलर हेज के साथ बाहर जाती है। एक साफ झील है और चारों तरफ हरी भरी घास है। पेड़ों की छाया और पंछियों की आवाज है। 3 माली जो हर साल करोड़ों कमाते हैं यहाँ काम करते हैं। विवियन सोचती है, किस्मत के बिना कोई 100 साल भी मेहनत करे तो ऐसा घर नहीं पा सकता। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं विवियन को कुछ अजीब लगता है। हेज, मैंने तुम्हें एस्टन का कमरा दिखाने को कहा था। बटलर हेज सर हिलाता है और आगे इशारा करता है। यहाँ यंग मास्टर एस्टन रहते थे। विवियन ठिठक जाती है। क्या यह स्टाफ के रहने की जगह नहीं है? तब उसे याद आता है, ये तो उसने ही सालों पहले तय किया था। उसने सोचा था कि मैं असली फैमिली नहीं हूँ और बचपन से ऐशो आराम में रहूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। हैरिंगटन फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन दुनिया की नजरों में मैं हैरिंगटन नाम लेकर घूम रहा था। वह नहीं चाहती थी कि मेरी हरकतों से फैमिली की बेइज्जती हो, इसलिए उसने मुझे बिना किसी सुविधा के पाला। पर साल बीत गए और मैंने कभी कमरा बदलने को नहीं कहा। विवियन को यह यकीन नहीं हो रहा। उसने मुझे कभी भाई नहीं माना, यह साफ है, वरना उसे याद होता कि मैं कहाँ सोता था। लेकिन नाम का तो मैं उसका भाई था। अगर मैं पूछता तो क्या वह मना कर सकती थी? बटलर हेज को कुछ कहना है पर वह चुप रहता है। वह भी समझ गया था कि विवियन को मुझसे कितनी नफरत थी। कितनी बार मैं स्कूल की कोई खलुशी की बात बताने आता था और विवियन मुझे बात पूरी करने से पहले ही चुप करा देती थी। यहाँ तक कि जब बटलर हेज मेरी हालत बताने की कोशिश करता था उसे भी डांटकर चुप करा दिया जाता था। विवियन उसके चेहरे से सब समझ जाती है, पर वह कभी इसे मानेगी नहीं। अब इसका कोई मतलब नहीं। वह चला गया है और स्टाफ क्वार्टर्स भले ही मेन बिल्डिंग जितने बड़े ना हों फिर भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से तो बेहतर ही थे। विवियन बटलर हेज के पीछे अंदर जाती है, उस कमरे की तरफ जहां मैं रहता था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है वह रुक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं नाम का यंग मास्टर एक बेसमेंट में रह रहा था। वह बटलर हेज पर चिल्लाने वाली थी। तभी उसे सब याद आ गया। हेज ने मेरे लिए गेस्ट रूम तय किया था। विवियन ने ही मना किया था। उसने मुझे नॉर्थ विंग में भेज दिया था, पर नॉर्थ विंग में सिर्फ स्टाफ रहता था, वहां कोई कमरा खाली नहीं था। जैसे ही विवियन अंदर जाती है उसे ठंड और सीलन महसूस होती है और वह मेरे सामान को देखने लगती है। विवियन को एक दराज मिलता है जो चीजों से भरा हुआ है। एक टूटी हुई रिमोट वाली कार, पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक घड़ी जिसके कांटे बहुत पहले रुक गए थे। उसका पहला ख्याल यही आता है कि ये सब बेकार का कचरा है और वह सोचती है कि मैं कितना जिद्दी हूं जो ये सब संभाल कर रखा है। लेकिन जब वह उस घड़ी को दोबारा देखती है तो वह एकदम रुक जाती है। अगर उसे सही याद है तो ये वही घड़ी है जो उसने कभी बिना सोचे समझे मुझे दे दी थी। इतने सालों बाद भी उसके